ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि नर्व इम्पल्स क्या है। नर्व इम्पल्स क्या से ऐसा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू वो मैसेज भेज रहे थे, या तो न्यूरॉन्स के पास या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अगर हम देखें कि नर्व इम्पल्स क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है, मींस उसे कोई करंट की मींस टाइप चाहिए होती है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो कि न्यूरॉन डेवलप करता है कम्युनिकेशन के लिए। हम भी तो कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, तो मोबाइल फोन क्या है, हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है। सेम एज न्यूरॉन के पास भी एक ऐसी एडप्शन होती है जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को कैसे जनरेट करते हैं, 3 वेज में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल और प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्स एंड साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मैंने बताया कि वो क्या करते हैं, एक न्यूरॉन जो अपनी डेंड्राइट्स है उसको दूसरे न्यूरॉन्स के साथ मिला देगा, इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल क्या होती है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। पोटेंशियल क्या होती है, अगर आपको समझ ना आए शायद, पोटेंशियल क्या होती है, एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है, मेम्ब्रेन में होता है, न्यूरॉन में होता है, सेल में होता है, कि वो कैसे अपना काम करता है। तो वो एक करंट होता है जिसको हम मेनली कहते हैं, ये चार्ज कह ले, वो कितनी होती है, -65 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, लेकिन ये वेरिएबल होती है, -40 से लेके -90 तक इसकी रेंज है, और एवरेज कितनी होती है, -65 मिलीवोल्ट, जिसको हम कहते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्यों होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती। आयंस अगर लीमा क्या होती है, न्यूरोलीमा लेयर होती है न्यूरॉन्स की, तो वहां पे क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन सही नहीं होती, जिसकी वजह से अगर पॉजिटिव आयंस कहाँ पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगी, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। क्यों होती है ये भी याद कर लें, क्योंकि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूरोलीमा में सही नहीं होती। न्यूरोलीमा सेम है जैसे हमने सार्कोलीमा पढ़ा था। सार्कोलीमा क्या होती है, मसल की लेयर होती है सार्कोलीमा। It was found that its great concentration of sodium ion outside than inside the membrane. हमें क्यों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुई, हमने देखा कि जो सोडियम है, सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आयन है, सोडियम पे प्लस होती है, +1 चार्ज है, तो वो आउटसाइड ज्यादा है, इनसाइड कम है। आउटसाइड और इनसाइड से मतलब क्या होता है, ये एक सेल है, इसको हम कहते हैं ISF, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो सेल के अंदर है, बाहर वाले को हम कहते हैं ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सोडियम क्या होता है, ECF में ज्यादा होता है, और ICF में पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है। सोडियम अंदर कम है, बाहर ज्यादा, इसकी वजह से कुछ चार्ज डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ये कैसे मेंटेन करते हैं, अब यहाँ पे एक पंप लगा होता है, ये एक सेल है, ये है ICF, ये है ECF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक्सटर्नल सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इसमें क्या होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, सोडियम बाहर ज्यादा होता है। यहाँ पे पोटेशियम कम होता है और सोडियम यहाँ पे कम होता है, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल तो होती ही होती है, अब इसको मेंटेन करने के लिए कुदरत ने एक पंप रखा है, कुदरत से ये पंप है, जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये यहाँ पे होता है सेल मेम्ब्रेन पे। ये क्या काम करता है कि ये सोडियम को ECF से, जहां पे सोडियम ज्यादा है वहां से इसको अंदर भेजता है, और जहां पे ये पोटेशियम ज्यादा है अंदर, तो ये पोटेशियम को सोडियम के बदले बाहर भेजेगा। सोडियम पोटेशियम पंप इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर हम इसको बढ़ा करके दिखाऊं मैं, ये क्या करता है, एक ऐसा पंप बनाता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, बाहर से सोडियम बाइंड करता है इसके साथ, जब सोडियम इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा सोडियम, ठीक है।
अब फिर ये क्या करेगा, फिर एटीपी आएगा, एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव एनर्जी होगी, एनर्जी इसमें यूज होगी, तो एटीपी इसमें यूज होगी जो कि हाइड्रोलाइज करेगी एडीपी को, एटीपी टूट जाएगी एडीपी में और फॉस्फेट रिलीज होगा, ये तो आपको पता है, और एनर्जी भी रिलीज होगी ऑलमोस्ट 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब जब इसको एनर्जी मिली तो ये शिफ्ट करेगा अंदर, यहाँ से क्या होगा, ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला, अंदर क्या करेगा इसके साथ, अगर यहाँ देखें बाहर इसके साथ सोडियम बाइंड है, अंदर फिर क्या करेगा, पोटेशियम बाइंड करेगा। अब यहाँ पे जब इसको एटीपी मिल गई और एटीपी टूट गई तो इसे कुछ एनर्जी मिली तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये अपनी जो पोजीशन है इसको राउंड कर देगा, शिफ्ट कर देगा, तो हमें लास्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा कि पोटेशियम बाहर आ जाएगा और सोडियम अंदर आ जाएगा। ये सेल है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर, ये अंदर वाला स्ट्रक्चर, मींस एक्सचेंज होती है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे कोई भी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऐसे परफॉर्म करेगा, एटीपी इसको रिक्वायर होगी, एटीपी के बिना काम नहीं करेगा। अब एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल को हम कहते हैं पोलरिटी या चार्जेस ऑन द मेम्ब्रेन। क्यों होती है, क्योंकि न्यूरोलिमा, ये न्यूरोलिमा की बात क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, हम फिलहाल न्यूरॉन की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हार्ट में भी एक्शन पोटेंशियल होती है, तो वो हार्ट की हो गई, फिलहाल हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरोलिमा की बात करेंगे। न्यूरोलिमा जब स्टिमुलेट हो जाती है, कोई शॉक लगा, टच लगा, या साउंड या वाइब्रेशन है, किसी भी स्टिमुलाई, ये सब क्या है हमारे पास, स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलाई की वजह से न्यूरोलिमा स्टिमुलेट हो गई तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जो कि +47 रिपोलराइजेशन क्या है तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, अब हमने देखा कि एवरेज कितनी थी हमारे पास, -40 मिली वोल्ट टू -90 थी। ठीक है, ठीक है, एवरेज हमारे पास कितनी थी, -65 मिली वोल्ट, ये हमारे पास थी आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब न्यूरोलीमा को कोई स्टिमुलाई मिला, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक हो, कोई भी टच हो, ठीक है, उसकी वजह से जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला तो उसकी वजह से उसमें स्टिमुलेशन हुई। अगर उसने -65 में से अपन, ये ऐसे ग्राफ बनता है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसे होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम बीच में रखते हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे न्यूरॉन रेस्ट में है, इसीलिए बीच में रेस्ट कर रहा है। अब जब भी न्यूरोलीमा को एक स्टिमुला लगा, शॉक लग गया, फॉर सपोज उसे करंट लग गया, तो अगर वो ऊपर हम जाएंगे तो प्लस वाली साइन होती है, नीचे जाएंगे तो माइनस, ये तो ग्राफ पढ़े होंगे आपने फिजिक्स में। यहाँ पे +40 -90 तक है शायद, -65 अगेन, हाँ ठीक है। जब इसको करंट लगा 90 कर दे, जब इसको करंट लगा तो इसने क्या किया, पहले ऊपर गया, ये +40 तक गया। जब ये +40 तक जाएगा तो इसको हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होती है कि लेस नेगेटिव हो, माइनस से प्लस की तरफ चला जाए तो हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। जब ये वापस आएगा 65 पे, अगेन 65 पे वापस आ गया तो हम इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। मींस डीपोलराइजेशन, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि माइनस से वापस माइनस तक आ रहा, नहीं, वो तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पहले ये ऊपर गया, डीपोलराइजेशन हुई, पहले ग्राफ यहाँ पे रुक गया, फिर ये वापस आया तो हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। अगर ये ऊपर ना जाए, जरूरी कि ऊपर जाए, अगर ये नीचे जाए, यहाँ से नीचे चला गया तो हम इसको कहेंगे मोर नेगेटिव हो गया, -65 था, अब -90 हो गया तो हम इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ये वर्ड याद कर लें, हाइपर पोलराइजेशन, ये हार्ट में भी आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाए तो फर्स्ट ईयर में ही आप पढ़ेंगे। ये क्या है, डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन, मींस वापस अपनी जगह पे आना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आना, लेकिन ये वापस ना आए, नीचे चला जाए, तो ये हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, देखें, +40 रीपोलराइजेशन, -65 रीपोलराइजेशन, इसमें हाइपर पोलराइजेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर नीचे चला जाए
तो ये हाइपरपोलराइजेशन है। फिर आप इसमें देख लें कि अगर नेगेटिव टू 0 चला जाए या अप टू 40 चला जाए तो इसमें क्या होता है, सोडियम के गेट खुल जाते हैं। अब ये डीपोलराइजेशन क्यों होती है? पहले क्या होता है, यहाँ पे देखें, ऐसे होता है 65 मिलीवोल्ट या 0। अब यहाँ पे क्या होता है, ये +40 की तरफ गया पहले, ये क्या है +40। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको इसकी वजह से डीपोलराइजेशन +40 हो गए। यहाँ पे क्या होता है, सोडियम चैनल्स होते हैं लगे हुए, कुदरत की तरफ से सेल में होते हैं चैनल्स, जिसकी वजह से सोडियम चैनल खुल जाते हैं और सोडियम अंदर जाता है। सोडियम अंदर जाएगा, आप खुद ही देखें, जब ये पॉजिटिव साइन अंदर जाएगी तो पॉजिटिविटी सेल में होगी, नहीं होगी, होगी ना, इसीलिए सेल ऊपर चला जाता है और पोटेशियम भी बाहर जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप हमने पढ़ा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा, सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो था प्लस साइन आ जाएगी। फिर क्या होगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, सोडियम निकलना बंद हो जाएगा, तो ये पॉजिटिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए ये रीपो -65 पे ये वापस आ जाएगा। अगर सोडियम पोटेशियम चैनल बंद हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगी, तो वो नेगेटिव चार्ज को रीस्टोर करेगी, तो -65 आ जाएगा। इसी वजह से क्या कहते हैं हम कि सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मेम्ब्रेन पोटेशियम डीपोलराइज या रीपोलराइज। अब इस प्रोपोगेशन इम्पल्स की प्रोपोगेशन कैसे होती है? द एक्शन पोटेंशियल डेवलप लोकली स्प्रेड्स along the entire neurolema is called propagation of impulse। अब इसमें क्या होता है, पूरा सेल है, ये पूरा सेल है, अगर इस पे हमने एक्शन पोटेंशियल, इस साइड एक्शन पोटेंशियल देखी, तो ये जो हमने नीचे सारे ग्राफ बनाए ये इसी साइड पे हुए, लेकिन ये सारी सेल में होगी, इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर चोट आपको लगी है तो आपकी तबीयत पूरी खराब हो जाती है, आप बीमार लगते हैं, मीन्स एक जगह पे लगी है चोट लेकिन फील आपकी पूरी बॉडी कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्सेस। अगर दूसरा एग्जांपल देख लें कि चोट आपके हाथ में लगी, दिमाग को कैसे पता चला, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्सेस प्रोपोगेट करती हैं पूरी बॉडी में। अब साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस एक ऐसा कम्युनिकेशन है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बाइंड करता है या कम्युनिकेट करता है, दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, 3 होते हैं, प्री साइनेप्टिक, फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री साइनेप्टिक को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, फिर नैरो स्पेस आ जाए जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, एंड जब डेंड्राइट आ जाए तो फिर पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। However, the postsynaptic membrane, muscular membrane, in that case, the synapses is known as motor end plate। जी अब क्या है, क्या होती है? जब हमने एक्सॉन पढ़ा, इसमें पिक्चर बनी हुई है तो मैं यही बता दूं, जब हमने एक्सॉन पढ़ा, जब साइनेप्सिस होगी, अगर ये डेंड्राइट दूसरे डेंड्राइट के साथ करेगा तो पोस्ट साइनेप्टिक, अगर ये डेंड्राइट की जगह पे कोई मसल के साथ ये कर रहा है तो मोटर एंड प्लेट, ठीक है, ये याद कर लें। अगर वो किसी एक्सॉन के साथ कर रहा है, एक्सॉन क्या था उसके पास, ये वाला डेंड्राइट अगर एक्सॉन के साथ करेगा तो प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर उसमें एक नैरो गैप आ जाए साइनेप्सिस में, साइनेप्सिस क्या है आप सोचेंगे अभी खुद, साइनेप्सिस क्या है कि ये डेंड्राइट इसके साथ जुड़ जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ये डेंड्राइट इसके साथ जुड़ जाता है कम्युनिकेशन के लिए, दिस इज नोन एज साइनेप्सिस। अगर वो एक्सॉन के साथ करेगा प्री, अगर वो दूसरे डेंड्राइट के साथ करेगा पोस्ट, अगर इन दोनों के बीच में कोई स्पेस आ जाए, छूट जाए साइनेप्सिस, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसमें क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक में भी मस्कुलर सेल मेम्ब्रेन, मोटर एंड प्लेट हो जाएगा। इट इज द ओनली एक्सॉन टर्मिनल वेयर
Impulses is transmitted from pre to post cell because it contains vesicles containing a chemical, the neurotransmitter, which is involved in transmission of cell membrane. If impulses is a constitute the proportion of impulses down to the axon terminal, the calcium channels present there are open, allowing the diffusion of calcium ions from the synaptic cleft to inside the axon terminals. अब इसमें क्या होता है, ये जो राम कहानी है ये मैं यहीं पे पढ़ते हैं. अब क्या होता है, ये एक सेल बॉडी है जिसमें निसिल ग्रेन्यूल्स थे. निसिल ग्रेन्यूल्स क्या थे, जिसमें राइबोसोम्स थे. अब उसके ये डेंड्राइट्स हैं. ये उसका एक्सन, माइलिनेशन को छोड़ दे, माइलिन शीट हम नहीं बना रहे, ये उसका है. अब उसमें क्या होता है कि जब पहले क्या करता है, एक्सॉन टर्मिनल जो है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये क्या करेगा, डेंड्राइट के साथ इसने एक अपना कनेक्शन बना दिया जिसको हमने नाम दिया प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल. इसने क्या किया कि यहाँ पे क्या था, मोटर न्यूरॉन था या सेंसरी न्यूरॉन. हम नीचे से कहानी शुरू करते हैं. मोटर न्यूरॉन के पास सीएनएस से इफेक्ट आता है ना, हम वहां पे कह रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन या मोटर. इसने कोई भी सेंस किया या इसके पास कोई भी मैसेज आया, इसने ऊपर भेज दिया. एक्सॉन टर्मिनल में मैसेज फॉरवर्ड हुआ ड्यू टू नर्व इंपल्स. नर्व इंपल्स इसने क्या किया, डेंड्राइट के साथ मिलके प्री साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की. प्री साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जब हुई, जब फिर क्या होगा, अब दूसरे डेंड्राइट के साथ मिलने में इसको कुछ टाइम लगा. जब इसको कुछ स्पेस मिला तो उसको हमने, जब कंबाइन होंगे तो इसमें बीच में कोई स्पेस आएगा जिसको हमने कहा साइनेप्टिक क्लेफ्ट या कोई स्पेस. ठीक है, अब मैसेज यहाँ तक आ चुका है और स्पेस भी है बीच में. मैसेज यहाँ तक आ चुका है और अब स्पेस भी है. जब ये डेंड्राइट किसी डेंड्राइट के साथ बाइंड करेगा, ये क्या है हमारे पास, डेंड्राइट. अब इसने क्या किया, किसी डेंड्राइट के साथ बाइंड किया. अब इसने यहाँ से मैसेज करोगा, ये वाला जो डार्क कलर, ये मैसेज है, दूसरे न्यूरॉन में चला गया, उसके डेंड्राइट्स में चला गया. अब ये ए सेम पूरी बॉडी में फैल जाएगा. इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, पोस्ट क्या था, किसी मसल के साथ हो या किसी डेंड्राइट के साथ हो. अब इसमें भी क्यों ट्रांसमिशन होती है, इसमें एक कैल्शियम चैनल्स होते हैं. अब जब ट्रांसमिशन होती है तो ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम इसमें जाता रहता है, जिसकी वजह से ये मैसेजेस ट्रांसफर होते रहते हैं. कैल्शियम हमारी मसल में भी होता है, फॉस्फेट भी हमारी मसल में होता है, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन भी करवाते हैं. अब कैल्शियम क्या करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसे सेल्स हैं जो कि आपने मेनली नाम सुना होगा एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, ये सब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं. ये क्या करते हैं, फिर जब ट्रांसमिशन होती है तो ये अपने सेल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं. एसिटाइल कोलिन है, एपिनेफ्रीन है, नॉन एपिनेफ्रीन है. फिर उनको जो काम करना होता है वो काम परफॉर्म करते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो रिसेप्टर से बाइंड करते हैं. रिसेप्टर हमारे पास कौन क्या थे, जो कि किसी भी स्टिमुलाई को सेंस कर रहे थे, रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, which generate action potential in postsynaptic cells. These neurotransmitters are then absorbed by presynaptic cells for reuse. जब ये पोस्टसाइनेप्टिक क्लेफ्ट बना, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के पास मैसेज पहुंचा दिया, इसका काम हो गया खत्म. अब ये भी दूसरे के पास पहुंचाएगा. यहाँ पे क्या होता है, पोस्टसाइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो कि अपना रिसेप्टर के साथ बाइंड करके और अपना काम करते हैं. ये पूरी हो गई साइनेप्सिस. और न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास कौन से, एसिटाइल कोलिन, नोरेपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनालिन, ग्लाइसिन, गाबा इनहिबिटर है. ये सब ग्लाइसिन भी इनहिबिटर है. ग्लाइसिन और गाबा जो हमारे पास है दोनों इनहिबिटर है. बाकी एसिटाइल कोलिन, नोर एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनालिन, ये किसी भी चीज को स्टिमुलेट कर देंगे, बढ़ा देंगे. ठीक है, अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं. अब ये जो न्यूरोमस्कुलर साइनेसिस है, मींस
एक न्यूरॉन किसी मसल के साथ साइनेप्स कर रहा है, वो केमिकली है। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो को ब्लॉक करते हैं। हम यूजुअली ड्रग्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसे एनेस्थीसिया देते हैं। अगर किसी का मेजर ऑपरेशन हो तो पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया करते हैं। अगर आंख का ऑपरेशन हो तो सिर्फ आंख को ही सुन करते हैं। उस प्रोसेस को हम एनेस्थीसिया क्यों करते हैं? वो एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट करते हैं जो कि न्यूरॉन और मसल के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है और उस मसल को, उस पार्ट को सुन कर देगा। दिस इज टाइप ऑफ न्यूरोमस्कुलर साइनेप्सिस। ये याद कर लें, द ओनली इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूरोमस्कुलर साइनेप्सिस इन अवर बॉडी इज इन ऑपरेशन इज नोन एज एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया कुछ नहीं है, बस जो सुन करना होगा। आम जुबान में हम सुनते हैं, सुन करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारे नी साइड पे एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप उसको हाथ मारते हैं तो आपकी जो लेग है वो खुद ब खुद आगे मुड़ करती है। ये एक्शन है, यहाँ पे बना भी हुआ है, देखिए। अगर नहीं किया, आप करके देखें। यहाँ पे आप अपनी नी पे, यहाँ पे या यहाँ पे किसी ऐसी पॉइंट को टच करेंगे, आपकी खुद ब खुद जो टांग है आगे मूव करेगी। ये क्यों मूव करेंगी? दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। आप आज करके देखिएगा लाजमी क्लास के बाद। इनवॉलंटरी होते हैं which occur either due to internal or external environment stimuli। या तो किसी इंटरनल किसी चीज ने हरकत कर दी या आपने खुद ने हरकत कर दी जिसकी वजह से इसने आगे किया है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? विथड्रॉवल ऑन अ पेनफुल स्टिमुलाई, नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। आप अपनी आंखों को ब्लिंक करना बंद करने से रोक सकते हैं? नहीं, आपकी आंखें 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद खुद ही ब्लिंक करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको नॉरिशमेंट चाहिए होती है, खुद ही वो ब्लिंक करते हैं। दिस इज एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अ रिफ्लेक्स इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन। वो कौन से न्यूरॉन को इन्वॉल्व करता है? दो न्यूरॉन को, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। द पाथवे ऑफ सच ट्रांसमिशन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसका जो पाथवे होगा इम्पल्सिस से होगा, लेकिन इस पाथवे का नाम दूसरा होगा, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। इन दिस केस, सिंस ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व, so such reflex is known as monosynaptic। knee jerk is an example of monosynaptic cleft। इसमें आप याद कर लें कि एग्जांपल कौन से? मोनोसाइनेप्टिक, अगर एक साइनेप्सिस इन्वॉल्व है। एक साइनेप्सिस मतलब क्या होती है कि एक न्यूरॉन ने खाली इन्वॉल्व किया है, एक न्यूरॉन ने दूसरे से साथ किया, लेकिन पूरी बॉडी ने नहीं किया। अगर आप टांग पे करेंगे रिफ्लेक्स आर्क चेक करना चाहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, तो सिर्फ टांग ही आपकी मूव करेगी, पूरी बॉडी आगे नहीं मूव करेगी। दिस इज नोन एज मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें नी जर्क आ गया। ये एग्जांपल ऐसे भी याद कर लें कि अगर आप नी जर्क करेंगे तो टांग ही मूव करेगी, पूरी बॉडी नहीं मूव करेगी। दिस इज नोन एज मोनोसाइनेप्टिक। वर्टिब्रेट्स में मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर पॉलीसाइनेप्टिक। पॉलीसाइनेप्टिक क्यों है? क्योंकि वो इंटर न्यूरॉन्स को करते हैं यूज। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो मोस्टली सीएनएस में होते हैं, between sensory and motor. Due to interneuronal synapses, the stimulus can be sent to the brain, which enable these animals to influence some voluntary control on their reflexes। ये क्या करते हैं? इंटरन्यूरोनल साइनेप्सिस ये सिग्नल्स भेजते हैं और वो क्या करते हैं? ब्रेन को मीन्स भेजते हैं और वो उस जो हमारा स्टिमुलाई हुआ उसके एक्शन को कंट्रोल करते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल करते हैं। मीन्स वो अपना ब्रेन उस पे कंट्रोल करेगा। बाकी नी जर्क इज द एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक क्लेफ्ट।